तो आपका सवेरा इंडिया में स्वागत है। देश में पिछले कई दिनों से केरल में आ रहे कोरोना के मामलों ने परेशानी बढ़ा रखी है। केरल में लगातार देश में आने वाले कुल मामलों के आधे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो यहां 18,607 नए कोरोना केस मिले और उसकी वजह से 93 लोगों की मौत हुई। जहां तक संक्रमण दर का मामला है तो केरल में अभी भी संक्रमण दर 13.87% है, जो देश के रोजाना के संक्रमण दर से बहुत ज्यादा है। तो महाराष्ट्र की खबर से पहले एक चीज आपको बता दें कि केरल में बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से नंबर बताए जा रहे हैं, इसलिए भी वहां केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र का जिक्र करें तो कोरोना के नए मामले 5,508 हैं। यह आंकड़ा कल से करीब 550 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 151 मरीजों की मौत हुई। कल राज्य भर में 4,895 मरीज ठीक हुए। अब महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की तादाद 71,510 हो गई है। जहां तक संक्रमण दर का मामला है तो कल यहां का संक्रमण दर 3% से कम रहा। वहीं मुंबई में कोरोना का संक्रमण दर 1% से कम है। यहां 24 घंटे में 323 नए मामले आए, 9 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 45 केस मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 केस जलगांव में, इसके अलावा रत्नागिरी में 11 और मुंबई में भी 5 केस मिले हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद की गई मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन 15 अगस्त से चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल यह ऐलान किया। पहले चरण में कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही सफर करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ऐप की शुरुआत की गई है जिसमें दोनों टीके लेने की जानकारी देने के बाद लोकल का पास जारी होगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए लोकल ट्रेन के कार्यालय में इंतजाम किया गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार के दिन राज्य की जनता को संबोधित किया। उसमें कई सारी चीजें कही जिससे लोगों को राहत मिल सकी है। सबसे पहले अगर बात मुंबई की करें तो मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर यह है कि 15 अगस्त से मुंबई में जो लोकल है वो आम आदमी के लिए खोली जा रही है। हालांकि इसे कई फेजेस में शुरू किया जा रहा है, यानी 15 अगस्त से जब ये खुलेंगी तब वो लोग जिन्होंने कोरोना के जो वैक्सीन है उसके दोनों डोजेस ले चुके हैं और दूसरा डोज लेने के बाद उन्हें 14 दिन या उससे ज्यादा का समय हो चुका है, वो लोकल से सफर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऐप जारी किया है और साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर भी आपको पासेस दिए जाएंगे। एक QR कोड होगा जिसके जरिए आप लोकल से सफर कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने इसके अलावा और भी कई सारे ऐलान किए हैं और ये लेकिन जो ऐलान है वो सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि कई समय से इसकी मांग मुंबईकर कर रहे थे। पिछले कई दिनों से उनके घंटों बर्बाद होते थे जब वो बसों से सफर करते थे, उसमें काफी समय लग जाता था। तो ऐसे में इस ऐलान से लाखों लोगों को फायदा होगा। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1,18,46,107 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना से के जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोजेस ले चुके हैं। यानी इसमें ऐसे लाखों लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, जो हर रोज लोकल से सफर करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, वो अब सफर कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें कही गई। मसलन के तौर पर सोमवार को एक टास्क फोर्स की बैठक है जिसमें यह तय किया जाएगा कि चाहे वो धार्मिक स्थल हो, मॉल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इसे कैसे खोला जाए, कितने समय के लिए खोला जाए। तो धीरे धीरे छूट दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 8 से 10 दिनों में इसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो सोमवार को की जाएगी। तो ये काफ़ी अहम बातें हैं। लेकिन ये सारी बातें करते हुए और जब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि चीज़ों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कई ऐसे ज़िले हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। केरल का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से केरल में मामले बढ़ने लगे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो वापस से एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है और ऐसे में ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितने नियमों का पालन करते हैं। इसके साथ अगर बात करें और क्या बातचीत की उन्होंने, तो चाहे वो बाढ़ जहाँ पर आए थे महाराष्ट्र के कई जिलों में, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ दिया गया है वहाँ पर, किस तरह से चीज़ों को के लिए मदद की जा रही है। पैकेज का ऐलान किया गया है जो 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर है। लाखों लोग अब बस जो
आप कह सकते हैं जो लोकल ट्रेन है उससे सफ़र कर सकते हैं। इससे लोगों का भी समय बचेगा, साथ ही साथ जो बसों में भीड़ होती थी वो भी कम होगी। इसके अलावा जो दफ्तर है उन्हें भी कहा गया है कि आप 24 घंटों तक दफ्तर खोलें, लेकिन ये देखें कि एक समय में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि अगर मामले बढ़ेंगे तो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की या पाबंदियां लगाने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। धीरे धीरे चीज़ों को खोला जा रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो चीज़ों को इसी तरह से धीरे धीरे खोला जाएगा। पुणे में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन का ऐलान किया गया। अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। होटल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। शनिवार और रविवार को दुकानों को 4 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है और मॉल्स को रात 8 बजे तक। लेकिन यहां वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को ही जाने की इजाजत है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह रही है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से यहां एक भी मौत नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार है कि दिल्ली में कोरोना की वजह से एक भी मौत ना हुई हो। नए केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 66 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर घटकर 0.1% रह गया है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 536 है, जिनमें से 170 मरीज होम आइसोलेशन में। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में कुछ और राहत दी जा सकती है और दी जा रही है। दिल्ली के कोरोना के नियमों के पालन के साथ सभी साप्ताहिक बाजार आज से पूरी तरह खुल जाएंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने का फैसला किया गया। 10वीं और 12वीं के छात्र अब एडमिशन, काउंसलिंग और बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया। इसके तहत 4 तरह के अलर्ट लेवल होंगे। जिस इलाके में जब जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल लागू किया जाएगा और उसी आधार पर पाबंदियां या छूट लागू की जाएंगी। तो वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया में कथित मानहानि से जुड़ी पोस्ट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने खिलाफ धमकियों पर न्यायपालिका की ओर से की जा रही शिकायतों के बावजूद जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती। चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी शुक्रवार को उस वक्त की जब झारखंड के जिला जज की हाल में हुई हत्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब निचली अदालतों के जज अपने को मिल रही धमकियों से जुड़ी कोई शिकायत करते हैं तो जांच एजेंसियां उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब कोई हाई प्रोफाइल मामले में किसी के मनमाफिक फैसला नहीं आता तो सोशल मीडिया पर जजों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अपमानजनक मैसेज भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद थी कि सीबीआई के रवैये में कोई बदलाव आएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। माना जा रहा है उस टिप्पणी के बाद सीबीआई अब हरकत में आई है। आतंकी गतिविधियों को फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने 14 जिलों में 56 जगहों पर छापे मारे। एनआईए का दावा है कि आरोपियों के ठिकाने से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं जो उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सबसे बड़ी कार्रवाई। रविवार सुबह से ही एनआईए की अलग अलग टीमों ने 14 जिलों में 56 ठिकानों पर छापे मारे। ये सभी छापे प्रतिबंधित जमात इस्लामी के ठिकानों पर डाले गए। एनआईए का दावा है कि जमात इस्लामी सामाजिक कल्याण के नाम पर चंदा जमा कर रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एनआईए के मुताबिक जमात इस्लामी द्वारा जुटाए गए पैसे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को पहुंचाए जा रहे थे। इसके लिए जमात इस्लामी का एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े अधिकतर मामलों की जांच एनआईए के हाथों में है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक संगठन है और 2019 में अलगाववादी गतिविधियों में हाथ होने के आरोप में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। एनआईए का दावा है कि उसके ताजा छापों में आरोपियों के ठिकानों से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है जो उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
2017 में नांदेड़ में बाढ़ में डूबने वाली 2 लड़कियों को बचाने वाले एजाज को साल 2018 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शौर्य पुरस्कार से नवाजा था। लेकिन अब एजाज आर्थिक हालात खराब होने की वजह से मजदूरी करने को मजबूर है। पूरे परिवार की हालत भी ऐसी ही है। अच्छा, साल 2018 की इन तस्वीरों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 वर्षीय इजाज नदाफ को बाल शौर्य पुरस्कार से नवाज रहे हैं। केवल राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एजाज नदाफ की सराहना की थी। कई जगहों पर अपने शौर्य के लिए नवाजे जा चुके एजाज को तब लगा था कि उनके आर्थिक हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 3 साल बाद स्थिति यह है कि एजाज ट्रकों में केलों की ढुलाई कर गुजर बसर कर रहे हैं। दिन भर में बमुश्किल 300 रुपए ही कमा पाते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से 1 साल उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। शौर्य के लिए जिस एजाज को पूरे देश ने सिर आंखों पर उठाया था, उसे अब उसकी गरीबी में अकेला छोड़ दिया है। 8 में लेने के बाद 12 की फीस नहीं भरा तो 1 साल गैप होगा मेरा। बाद में से फिर अब घर पे भी पैसे नहीं थे, घर भी चलाने का था। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में से अब हमारे जो भाई आए यहाँ के चाचा के बच्चे हो, तो उन्होंने केली की गाड़ियाँ भरते बनाना। सपने तो बहुत है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। एजाज का परिवार महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धापुर तहसील में रहता है। पिता दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। एजाज को कक्षा 12 में 82% अंक मिले। मां बताती हैं कि परिवार का पेट काट कर उसकी फीस के पैसे भरे। वो अच्छे नंबरों से पास भी हुआ, लेकिन गरीबी ने परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी हालत अच्छे बुरे से, ऐसे कुछ करना तो खाना, और वो बच्चे की जिम्मेदारी हो गई, घर की भी स्कूल की भी, काम करके इधर की भर्ती उधर की भर्ती, थोड़ा थोड़ा खाने में से बचा के उसकी भर्ती, स्कूलों की किताबों की, ट्यूशनों की, ये सब कर रहे हैं ऐसे मुसीबतों से। अब पास होने की वजह से लगता है, अब लग रहा जरा आस बढ़ गई बोले जैसा लगेंगे। कहाँ तक जवाब देना सरकार ने भी सही। तो अपने शौर्य के लिए जिसे पूरे देश ने सलाम किया, उसे अगले ही पल हम सब भूल गए। माँ खाना कम खाती थी ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके, और इतना सब सहने के बावजूद इस बेटे ने 2 लोगों की जान बचाई। माँ को उम्मीद है कि सरकार की ओर से मदद मिल जाएगी, लेकिन क्या ये वाकई होता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।